Good morning, boys and girls. Myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, Babu Sant Baks Group of Institutions, Sandwadban Sahibganj, Pratapgarh. Today we are going to discuss metabolism of carbohydrate, second part. As we already know that the main source of food is the carbohydrate and energy obtained from the carbohydrate by its मेटाबॉलिज्म। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि भोजन का जो मुख्य सोर्स है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है और मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट से ही हमको एनर्जी मिलता है। और वो एनर्जी किस रूप में मिलता है? वो हमको एनर्जी मिलता है कि एटीपी के रूप में। तो यहाँ पे हम ग्लाइकोलिसिस का डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलिसिस एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बताना शुरू करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक टच कर रहे हैं। तो अभी हम आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस बता रहे हैं। आप लोगों ने 10+2 में भी ग्लाइकोलिसिस देखा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा हम बायोकेमिस्ट्री है इसलिए हम इसको स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे और हर स्टेप पे उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, हर स्टेप पे उसके एंजाइम को डिस्कस करेंगे और किस स्टेप पे कितनी एटीपी बन रही है उसको डिस्कस करेंगे। अगर कोई पूछे व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? तो ग्लाइकोलिसिस एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, एक बहुत सारे स्टेप के रिएक्शन है। जो सारे रिएक्शन एक स्टेप वाइज हो रहे हैं और स्टेप वाइज होने के बाद लास्ट में हमको एटीपी प्राप्त हो रहा है और आपका 6 कार्बन से फिर हमको 3 कार्बन का कंपाउंड पायरुविक एसिड प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम चल रहे हैं डिस्कस करने कि ग्लाइकोलिसिस आपका किस तरीके से होगा। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोलिसिस है क्या, ग्लाइकोलिसिस से कितनी एटीपी प्राप्त होती है, इन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। ग्लाइकोलिसिस इज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ग्लाइकोलिसिस क्या है? एक रिएक्शन का सीक्वेंस है इन विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विथ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, जिसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है। यानी यह एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। यह एक क्या है? मल्टी स्टेप रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एटीपी प्राप्त होती है। और यह कितने प्रकार का होता है? यह अगर हम बोलें तो 2 टाइप्स का होता है। क्यों? ये पहला होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यह लिखा है ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बोलेंगे? इसे एरोबिक ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। और जो बनेगा उसे पायरुवेट बोलेंगे या पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। और अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो क्या बोलेंगे? एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। और जो बनेगा वो 3 कार्बन का लैक्टेट बनेगा। चलिए और देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है। ग्लाइकोलिसिस को हम एक नाम से और जानते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। ईएमपी का फुल फॉर्म क्या है? एम्बेडेड मेयरहॉफ पाथवे। ये साइंटिस्ट का नाम के आधार पे है, इन्होंने इसको खोजा था, इसी के आधार पे इनका नाम एम्बेडेड मेयरहॉफ पाथवे पड़ गया। दूसरा, अगर हम ग्लाइकोलिसिस को बांटे कि कितने फेज में ये रिएक्शन होता है, तो ग्लाइकोलिसिस 4 फेज में हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस कितने फेज में हो रहा है? 4 फेज में हो रहा है। तो ये जो पहला फेज है क्या है? ग्लाइकोलिसिस के फेज हैं, कितने फेज में है? फर्स्ट फेज है। पहले फेज में क्या है? एनर्जी रिक्वायरिंग फेज। इस फेज में क्या होता है? एनर्जी रिक्वायरिंग फेज होता है। यहाँ पे क्या होता है? 2 एटीपी का खर्च होता है। यहाँ पे क्या होता है? दो एटीपी का क्या होता है? खर्च होता है। 2 एटीपी यहाँ पे क्या होती हैं? यूटिलाइज होती हैं। दो एटीपी का क्या हो जाता है? यूटिलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे। जो दूसरा फेज है ये क्या है? नॉट एनर्जी जनरेटिंग फेज। इसमें कोई भी एनर्जी का जनरेशन नहीं हो रहा है। और जो तीसरा फेज है वो क्या है? एटीपी प्रोडक्शन। इसमें 8 एटीपी प्रोडक्शन होता है। और जो लास्ट का फेज है उसमें क्या है? 2 एटीपी प्रोडक्शन। तो अगर हम देख लें कि अगर कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एटीपी ऑफ 10 इन द ग्लाइकोलिसिस, तो अगर हम 4 फेज बोल रहे हैं तो ये जो तीसरे फेज में 8 एटीपी बन रहा है और चौथे स्टेप में 10 एटीपी। तो टोटल नंबर ऑफ एटीपी प्रोडक्शन 10 एंड टोटल नंबर ऑफ एटीपी गेन तो 10 बन रहे हैं और 2 हम क्या कर रहे हैं? उसको बनाने में लग रहा है। तो 2 बनाने में लग रहा है तो वो क्या होगा कि 2 यूज हो जा रहे हैं। तो 10 में से 2 निकल गया तो 8। तो टोटल नंबर ऑफ गेन एटीपी 8 होगा और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन एटीपी कितना होगा? 10। चलिए अब हम इस मल्टी स्टेप रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपका मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ये है हमारा ग्लूकोज। ये क्या है? हमारा ग्लूकोज।
और ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। यहाँ पे हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, इसको ध्यान से देखिए। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसमें नंबरिंग भी की गई है। ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, और ये 4 नंबर कार्बन है, ये 5 नंबर कार्बन है, और ये 6 नंबर कार्बन है। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे देखिए ये आपका जो एंजाइम लगा है वो ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम लगा है, ये आपका ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगा है। तो ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज एंजाइम जहाँ लगता है, पहली बार हेक्सोकाइनेज का क्या मतलब है, हेक्सोज मतलब 6, यानी कितने कार्बन का है ये स्ट्रक्चर, तो 6 नंबर का। और काइनेज मतलब होता है जहाँ पे फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा या जहाँ पे फास्फेट ग्रुप निकलता है वहाँ पे काइनेज एंजाइम लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक एटीपी लगेगा एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, और वो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट ग्लूकोज को अपना एक एटीपी दे देगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 एडीपी में, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। तो अब जब एक एटीपी एक फास्फेट ग्लूकोज को दे देगा तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट। यानी इसका जो एक फास्फेट निकला एटीपी का वो कहाँ चला गया, ग्लूकोज के 6वें नंबर कार्बन पे चला गया। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर है जो ऊपर बना था, लेकिन यहाँ जो 6 नंबर वाला कार्बन है इसके पास जहाँ पे हाइड्रोजन था वहाँ पे क्या आ गया, फास्फेट। तो ये क्या स्ट्रक्चर हो गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट। और यहाँ पे जो एंजाइम लग रहा है उस एंजाइम का क्या नाम हम ले रहे हैं, उस एंजाइम का नाम हम ले रहे हैं ग्लूकोकाइनेज, क्योंकि ग्लूकोज में फास्फेट ग्रुप जुड़ रहा है इसलिए हम इसको ग्लूकोकाइनेज कर सकते हैं। और हेक्सोकाइनेज इसलिए क्योंकि ये 6 कार्बन का है इसलिए हम इसको हेक्सोकाइनेज भी कह सकते हैं। अब हमारा ये बन गया जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब यहाँ पे जो एंजाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। कौन सा एंजाइम लग रहा है, फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। और ये क्या बन जा रहा है, फ्रैक्टोज बन जा रहा है। क्योंकि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं, एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर। आइसोमर आप पहले से जानते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे, बस उसका स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन क्या हो, डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के आइसोमेरेज होते हैं। और फास्फोहेक्सोज कहने का मतलब इसलिए क्योंकि फास्फेट इसमें पहले से जुड़ा हुआ है, और हेक्सोज मतलब ये 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है, इसलिए जो यहाँ पे एंजाइम लगा है वो फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो तो आप सिर्फ और सिर्फ आइसोमेरेज लिख देंगे, तब भी काम आपका चल जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। और फ्रैक्टोज 6 फास्फेट का ये आपका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये फ्रैक्टोज 6 फास्फेट का आपका स्ट्रक्चर है। इसका भी नंबरिंग यहाँ से होगा, ये 1 नंबर का कार्बन है, ये 2 नंबर का कार्बन है, और ये आपका क्या है, 3 नंबर का कार्बन है, और ये क्या है आपका 4 नंबर का कार्बन है, ये आपका 5 नंबर का कार्बन है, ये 5 नंबर का कार्बन है, और ये कितने नंबर का कार्बन है आपका, 6 नंबर का कार्बन है। तो ये क्या है आपका 6 नंबर का कार्बन है, और इसी 6 नंबर के कार्बन से फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। क्या नाम है, फ्रैक्टोज 6 फास्फेट इसका नाम है। अब देखिए ये आइसोमर थे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। इसके बाद क्या हो गया आपका, अब एक फास्फेट ग्रुप और जुड़ेगा। एक फास्फेट ग्रुप क्या करेंगे, इस फ्रैक्टोज 6 फास्फेट में एक फास्फेट ग्रुप और जोड़ेंगे। अभी तक ये सिर्फ कहाँ पे जुड़ा था, 6 नंबर वाले कार्बन पे जुड़ा था। अब हम उसके 1 नंबर वाले कार्बन पे भी दोबारा से फिर क्या करेंगे, फास्फेट ग्रुप जोड़ेंगे। तो फ्रैक्टोज 6 फास्फेट से क्या बन जाएगा, फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। क्या बनेगा, फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। और ये दूसरा वाला फास्फेट कहाँ से आएगा, ये सेम उसी तरीके से आएगा, एक एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा कि आपका ये एक एटीपी से एक फास्फेट निकलेगा, वो फ्रैक्टोज को मिल जाएगा, और वो फास्फेट कहाँ पे चला जाएगा, 1 नंबर वाले कार्बन पे। कहाँ पे चला जाएगा, 1 नंबर। ये 1 नंबर कार्बन है, ये इसका 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, और ये कहाँ है, क्या है आपका 6 नंबर का कार्बन है। तो अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर के कार्बन पे भी एक फास्फेट ग्रुप लगा, और 1 नंबर पे कार्बन पे भी फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और ये फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम क्या है, फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। क्या नाम है, फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। और अब यहाँ पे क्या लगेगा, एल्डोलेज एंजाइम लगेगा। अब वो एल्डोलेज इस 6 कार्बन के स्ट्रक्चर को 3-3 कार्बन के स्ट्रक्चर में तोड़ देगा। यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये टूट जाता है 3-3 कार्बन में, और ये क्या किस में टूटेगा, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। किस में टूट रहा है, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट किस में टूट रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में
टूट जा रहा है। किस में टूट रहा है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट किस एंजाइम की उपस्थिति में? एल्डोलिस। टूट तो गया, लेकिन ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के आगे ये रिएक्शन आपका नहीं होता है और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के आगे ये रिएक्शन जाएगा। तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है यहाँ पे भी एक एंजाइम लगेगा जो क्या करेगा कि वो फास्फोट्रायोज आइसोमेरेज यानी ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बाद में पुनः ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में बदल जाएगा। तो अभी तक आप देख रहे थे कि ये कितने कार्बन का था? ये 6 कार्बन का था और ये 3 कार्बन का हो गया, 3 कार्बन का हो गया। और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट फास्फोट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम लगा तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी किस में बदल गया? आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो यहाँ पे 6 कार्बन के एक मॉलिक्यूल था, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। कितने हो जाएंगे? 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो ये था आपका स्टेज फर्स्ट। ये क्या था? ऊपर वाला ये जो है आपका ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोसेस क्या है आपका? स्टेज फर्स्ट है। और इस स्टेज फर्स्ट में किसी भी प्रकार का एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हुआ, बल्कि 2 एटीपी का खर्च हुआ है। ध्यान से समझिए, जो आपका स्टेज फर्स्ट है या स्टेप फर्स्ट हम बोलते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हुआ, बल्कि 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ। अब हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के आगे जब चलेंगे तो हमको क्या यहाँ से हमारा स्टेज सेकंड होगा। स्टेज सेकंड में देखिए ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का स्ट्रक्चर है। एल्डिहाइड है इसलिए 1 नंबर पे क्या CHO ग्रुप लगा हुआ है और 3 फास्फेट है इसलिए 3 कार्बन पे क्या लगा हुआ है? फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये अपना देखते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट पे जो एंजाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 3 फास्फेट। देखिए क्या लग रहा है एंजाइम? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा। और क्या लगेगा इसमें? कोफैक्टर लग रहा है NAD। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? NADH और H+ में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाईफास्फोग्लिसरेट। किस में बदल जाएगा? 1,3 बाईफास्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे देखिए ये एक 1,3 बाईफास्फोग्लिसरेट का स्ट्रक्चर है जिसमें 1 नंबर कार्बन पे भी फास्फेट लगा हुआ है और 3 नंबर कार्बन पे भी क्या लगा हुआ है? फास्फेट लगा हुआ है। तो 1,3 बाईफास्फोग्लिसरेट और ये किस कोफैक्टर NAD से NADH में बदल जा रहा है। चूंकि एक NAD से 3 ATP प्राप्त हो रहा है, तो अब यहाँ पे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हो जा रहे हैं, इसलिए एक NADH H+ से 3 ATP, तो 2 NADH से 6 ATP प्राप्त होगा, इसलिए 3 ATP इंटू में 2 मोल लिखा हुआ है। तो कितना ATP प्राप्त होगा? यहाँ पे 6 ATP हमको प्राप्त होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1,3 बाईफास्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे 1,3 बाईफास्फोग्लिसरेट पे एक एंजाइम लगेगा। उस एंजाइम का क्या नाम है? उस एंजाइम का नाम है फास्फोग्लिसरेट काइनेज। क्या नाम है उसका? फास्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? चूंकि 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 ADP लिया और 2 ATP में बदला है, क्योंकि मॉलिक्यूल कितने हो गए हैं? 3 कार्बन के 2। 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हो गए हैं? 2 मॉलिक्यूल हो गए, इसलिए हमने यहाँ पे 2 ADP लिया और 2 ATP में ये कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे 2 फास्फेट ग्रुप एडिनोसिन डाईफास्फेट 2 ATP के साथ बाहर आ गया। तो यहाँ पे आपका ऊपर 6 ATP बना था और 2 ATP, तो टोटल कितने ATP बन गए इस स्टेज में? 8 ATP यहाँ पे प्राप्त हो गई। कितनी ATP प्राप्त हो गई हमको? 8 ATP प्राप्त हो गई। और यहाँ पे 1,3 बाईफास्फोग्लिसरेट था, यानी 1 नंबर और 3 नंबर दोनों पे फास्फेट ग्रुप लगा था। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कि 1 नंबर से फास्फेट ग्रुप निकल गया। अब ये किस में बदल गया? 3 फास्फोग्लिसरेट। किस में बदल गया? 3 फास्फोग्लिसरेट। और ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे 1 नंबर पे फास्फेट ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर पे फास्फेट ग्रुप नहीं है। अब ये देखिए 3 फास्फोग्लिसरेट किसका स्ट्रक्चर है? 3 फास्फोग्लिसरेट का। अब 3 फास्फोग्लिसरेट में म्यूटेज एंजाइम लगता है और इस एंजाइम को जो पूरा नाम क्या है? फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। क्या नाम है? फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। म्यूटेज एंजाइम की वजह से जो ये 3 नंबर कार्बन पे ये जो फास्फेट ग्रुप लगा है, ये कहाँ पे आ जाएगा? 2 नंबर पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? 2 नंबर पे आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका? 2 फास्फोग्लिसरेट। किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? 2 फास्फोग्लिसरेट, क्योंकि फास्फेट कहाँ पे आ गया है? 2 नंबर पे, क्योंकि ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है और ये कौन सा है आपका? 3 नंबर का कार्बन है। तो यहाँ पे कहाँ पे आ गया है? ये आपका 2 नंबर पे आ गया है।
तो 2-फास्फोग्लिसरेट बन गया। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगेगा, इनोलेज एंजाइम लगेगा। कौन सा एंजाइम लगेगा यहाँ पे, इनोलेज एंजाइम लगेगा। तो इनोलेज एंजाइम की सहायता से अब ये किस में टूट जाएगा, फास्फोइनाल पायरुवेट। किस में टूट जाएगा, फास्फोइनाल पायरुवेट। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर है हमारा फास्फोइनाल पायरुवेट का, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो 2-फास्फोग्लिसरेट से, ये 2-फास्फोग्लिसरेट है, ये हमारा क्या है, फास्फोइनाल पायरुवेट। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक हाइड्रोजन इस पोजीशन से और एक हाइड्रोजन इस पोजीशन से क्या है, निकल गया है। एक हाइड्रोजन 2 नंबर कार्बन से, एक हाइड्रोजन 3 नंबर कार्बन से निकल गया है। यहाँ से यहाँ से OH निकला और यहाँ से H निकल गया है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल देंगे तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका फास्फोइनाल पायरुवेट। अब फास्फोइनाल पायरुवेट में कौन सा एंजाइम लग रहा है, पायरुवेट काइनेस, यानी जो अंतिम का ये फास्फेट ग्रुप लगा है ये भी हम निकाल दे रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, 2 ADP 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने पहले बताया कि यहाँ 2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं 3 कार्बन की, इसलिए यहाँ पे 2 ADP लगेगा और 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमको स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, इनाल पायरुवेट का। किसका स्ट्रक्चर मिलेगा, ये इनाल पायरुवेट का स्ट्रक्चर है। चूँकि 2 नंबर कार्बन से आपका फास्फेट ग्रुप निकल गया है, 2 नंबर कार्बन से क्या निकल गया, आपका फास्फेट ग्रुप निकल गया है। तो ये क्या बनेगा, आपका इनाल पायरुवेट बन जाएगा। और ये इनाल पायरुवेट का स्ट्रक्चर है। और इनाल पायरुवेट से स्पॉन्टेनियसली यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं लगता। कौन सा क्या बन रहा है, स्पॉन्टेनियसली, यानी स्वतः ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये आपका पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, हमारा पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा पायरुविक एसिड इनॉल पायरुवेट से स्पॉन्टेनियसली पायरुविक एसिड बन जा रहा है। और यहीं पे हमारा ये रिएक्शन खत्म हो जा रहा है अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो यही हमारा पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। और ये हमारा लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया हमारा पूरा ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे अगर हम देख लें कि टोटल नंबर ऑफ ATP बन कितनी रही है, तो पहले स्टेप में 2 ATP का क्या हो रहा है कि यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो 2 ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है। और अब देख रहे हैं बन कहाँ रहा है, तो आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से 1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट जहाँ पे बनता है वहाँ पे कितनी ATP बनती हैं, 6 ATP बनती हैं। कितनी ATP बन रही है यहाँ पे, 6,1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट जहाँ बनता है वहाँ कितनी ATP बन रही है, 6 ATP बन रही। क्यों 6 ATP बन रही, क्योंकि एक NAD से 3 ATP बनता है। तो अब यहाँ पे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए 3 ATP इंटू 2 मोल, तो कितना बन रहा है 6 ATP। और 1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फास्फेट ग्रुप निकल रहा है, तो 2 ATP यहाँ से प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे कितनी ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, 8 ATP का प्रोडक्शन हो रहा है आपके थर्ड स्टेज में। अब चौथे स्टेज में देखेंगे, जब फास्फोइनाल पायरुवेट से इनाल पायरुवेट बन रहा है, तो यहाँ से भी एक फास्फेट ग्रुप निकल रहा है और वो फास्फेट ग्रुप क्या करता है, 2 ATP का निर्माण करता है। तो टोटल ATP का प्रोडक्शन कितना हुआ, थर्ड स्टेज में 8 ATP बना था और फोर्थ स्टेज में 2 ATP, तो 8-2 10 ATP का टोटल प्रोडक्शन हुआ। चूंकि पहले स्टेज में 2 ATP का यूटिलाइजेशन हो जा रहा था, इसलिए टोटल नंबर ऑफ गेन ATP कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ गेन ATP होगा 8 ATP और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन ATP होगा 10 ATP। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी ग्लाइकोलिसिस में पूछेगा कि कितने ATP का प्रोडक्शन होता है, तो बनती तो हमेशा 10 ATP है, लेकिन 2 ATP का यूटिलाइजेशन हो जाता है और लास्ट में हमको 8 ATP का गेन होता है। तो ये ग्लाइकोलिसिस है आपका। अब इसमें कोई अगर समस्या होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये अगर आपको अच्छा नंबर गेन करना है तो आप इसको स्ट्रक्चर के सहित याद करिएगा। अगर आपको सिर्फ काम चलाऊँ करना है तो आप इसका नाम बस याद कर लीजिएगा। वैसे मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको अच्छे नंबर पाने के लिए आपको स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। अगर आपको बहुत टफ लगे तो बीच बीच में 1-2 स्ट्रक्चर छोड़ सकते हैं, बाकी आपका होना चाहिए। तो अभी हम इसको आपका स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे सकते हैं, तो आप इसको देख लीजिए। ऊपर से सारा एक मोड़ के खड़े कर, तो आप इसको देख लीजिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको ऐसे ही बना लीजिए जैसे इसमें बना हुआ है। और कोई भी समस्या आएगी तो आप हमसे
पूछ सकते हैं। वो बहुत ही एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डी फॉर्म स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है एज वेल एज बी फॉर्म स्टूडेंट।